गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। एग्जैक्टली 10 बजे का टाइम हुआ है। 27 नवंबर और सेशन है हमारा 32। आई होप कि आप लोग कनेक्ट हो गए हैं। जल्दी ही आप लोगों का मैसेज भी मुझे मिलने लगेगा सामने वाली स्क्रीन पे। लेकिन पहले आप लोग सेटल हो जाएं, अपने नोटबुक और पेन को खोल लीजिए। हम लोग एग्जैक्टली पिछली क्लास ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे पिछली क्लास को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो पिछली क्लास में हमने सुपर कंप्यूटिंग को शुरू किया था। और सुपर कंप्यूटिंग को डिस्कस करते हुए हम लोग उस पॉइंट पर आए थे कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होते हैं उन सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग कौन करता है। और हमने देखा था कि एक टॉप 500 नाम का प्रोजेक्ट चलता है। ये टॉप 500 नाम का जो प्रोजेक्ट है वो अमेरिका में चलता है। 3 इंस्टीट्यूशंस मिलके चलाते हैं, जिनमें से 2 इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर साइंसेज के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं और काफ़ी रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं। ग्लोबली उनका एक रेस्पेक्ट है। और एक जो है वो ओकरिज लैब है, जो अमेरिका का ही है, जो इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। तो इन दैट वे ये 3 इंस्टीट्यूशन मिलकर के पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स के फील्ड में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं। और जितने कंट्रीज या जितनी कंपनीज भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लैब्स में बन रहे हैं। ज़्यादातर आज की डेट के सुपर कंप्यूटर्स प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जितने सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं उन सुपर कंप्यूटर्स को बनाने वाली कंपनीज भी टॉप 500 वाले प्रोजेक्ट को रिपोर्ट करती है। और टॉप 500 फिर इन सारे क्लेम्स को, जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा सुपर कंप्यूटर इतनी तेज ऐसा परफॉर्म कर रहा है, तो उस क्लेम को वो वेरीफाई करते हैं। और क्लेम को वेरीफाई करने के बाद अगर वो एक्चुअली वो क्लेम सही पाया जाता है तो इन दैट केस उस क्लेम को फिर वो एक्सेप्ट करते हुए टॉप 500 की लिस्ट को अपडेट करते हैं। टॉप 500 की लिस्ट साल में 2 बार अपडेट होती है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है जून वाला, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हम शेयर करेंगे। पहली बात तो ये कि दुनिया के टॉप 5 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, उनका आर पीक वैल्यू क्या है। आई होप कि जितने लोगों ने पिछली क्लास देखी थी, जितने लोग मतलब बैठे हुए थे या नहीं भी बैठे हुए थे, तो बाद में जिन्होंने इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देखा, तो जितने लोगों ने पिछली क्लासेस को देख रखी होगी उनको आर पीक और आर मैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आर पीक वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस का लेवल है जो एक सुपर कंप्यूटर अर्जित कर सकता है, एक सुपर कंप्यूटर हासिल कर सकता है। लेकिन रियल परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे थोड़ा सा कम होता है। तो जो रियल कंडीशंस में जो एक्चुअल मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलता है उसको हम कहते हैं आर मैक्स। और जो रिसर्च और डेवलपमेंट के दौरान जब ये बन रहा होता है तो जो मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस हो सकती है उसको हम कहते हैं आर पीक। तो आर पीक के मामले में, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस के मामले में, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वर्ल्ड के टॉप 5 में आते हैं वो देखेंगे। वो देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स मेजर हैं जो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं अपनी जगह पाते हैं। और अगर इस लिस्ट में जगह पाते हैं तो उनकी रैंकिंग क्या है वो देखेंगे। इसको देखने के बाद नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन देखेंगे जो इंडिया ने 2015 में शुरू किया था। और फाइनली सुपर कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज और सुपर कंप्यूटर के बेनिफिट्स और एप्लीकेशन एरिया को एक्चुअली हम लोग मिक्स करके देख के सुपर कंप्यूटर के टॉपिक को एंड करेंगे। उसके बाद बचे हुए लगभग 1 घंटे में हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को समझेंगे और क्वांटम कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस को देखेंगे। एक बार जितने लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है 1-2 मिनट के बाद, और एकदम बड़ी संख्या में सब लोगों ने गुड मॉर्निंग भेजा है, तो वापस सब लोगों को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत। और इतना ही नहीं, आज कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है, दिल्ली में गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है। सब लोगों को इन सारे पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छी बात है कि कई जगह आज छुट्टी का दिन होता है। दिल्ली में सारे बैंक बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं। तो ये आपको और हमको थोड़ा प्राइड फील करना चाहिए
कि जब पूरी दुनिया छुट्टी पे है फिर भी हम और आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो दैट शुड बी द स्पिरिट। आप लोग क्लास में बैठे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्लास ले रहा हूँ, एंड दैट स्पिरिट गिव्स मी प्राइड। तो आपको भी ये प्राइड फील होनी चाहिए कि दुनिया में बहुत लोग हमारे कंट्री में आज आराम फरमा रहे होंगे और हम अपने मिशन में लगे हुए हैं। तो सुपर कंप्यूटर को हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से अब हम लोग सुपर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, और हमें रीस्टार्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर को जाना होगा टॉप 500 वाली लिस्ट पे। बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं, टॉप 500 प्रोजेक्ट हम देख चुके हैं, टॉप 500 लिस्ट हम देख चुके हैं। तो अब बस दुनिया के जो टॉप 5 कंप्यूटर्स हैं उन 5 कंप्यूटर्स की बात होगी। तो दुनिया में जो टॉप 5 या 6 कंप्यूटर्स की हम बात करें तो उसमें आज की डेट में अमेरिका का डोमिनेंस है। आज के डेट में अमेरिका का डोमिनेंस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सिनेरियो कुछ वक्त तक नहीं था। हाल ही के 2-3 साल पहले तक सुपर कंप्यूटर के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो डोमिनेंस था चाइना का, डोमिनेंस था जापान का, लेकिन आज की डेट में सुपर कंप्यूटर के फील्ड में अगर किसी कंट्री का डोमिनेंस है तो अमेरिका का है। क्वांटम कंप्यूटिंग में किसी का डोमिनेंस है तो वो एक अमेरिकी कंपनी का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर किसी का डोमिनेंस है तो वो अमेरिका का है। आप ऐसे समझ लीजिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग में जो भी कंट्री दुनिया में डोमिनेट करेगी वो टेक्नोलॉजिकली पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकती है। ये टेक्नोलॉजिकल न्यूक्लियर वेपन है। एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल न्यूक्लियर वेपन है। ये दुनिया के किसी भी कंट्री पे जिनसे भी अमेरिका की नहीं बन रही होगी उन पे साइबर अटैक करके उस पूरे कंट्री को ठप करने में कामयाब हो सकते हैं अगर किसी कंट्री के पास, और आज की डेट में जो दिख रहा है तो अमेरिका के पास इन तीनों फील्ड का डोमिनेंस है। दुनिया के 6 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स में से, दुनिया के 6 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में से 3 अमेरिका के पास हैं। नंबर 1 अमेरिका के पास है एक्साफ्लॉप 10⁻18 कैपेसिटी का सुपर कंप्यूटर। अगर दुनिया में किसी कंट्री के पास है तो वो अमेरिका के पास है। बाकी सब के पास पेटाफ्लॉप लेवल के कंप्यूटर हैं। पेटाफ्लॉप और एक्साफ्लॉप में 1000 टाइम्स का फर्क होता है। 1000 टाइम्स का, दो गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 1000 टाइम्स का फर्क होता है। तो आप अगर ऐसे सोच के देखें तो अमेरिका आज के डेट में पेटाफ्लॉप लेवल के कंप्यूटर्स पे रन कर रहा है। दूसरा, अगर आप अब देखोगे तो दूसरी एक और गौरतलब चीज दिखेगी कि सुपर कंप्यूटर के फील्ड में चाइना अब बाहर हो गया है। जबकि चाइना कुछ वक्त तक दुनिया में नंबर 1 परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर्स के साथ था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर के फील्ड में जो टॉप 6 सुपर कंप्यूटर्स हैं तो उसमें या तो अमेरिका के पास है या उन कंट्रीज के पास है जो अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के पास है, फिर आप देखोगे जापान के पास है, फिर देखेंगे फिनलैंड के पास है, फिर देखेंगे इटली के पास है। तो फिनलैंड और इटली दोनों ही अमेरिका के काफी क्लोज एलाई में माने जाएंगे, और उसके बाद फिर 5वां और 6ठा अमेरिका का हो जाता है। तो सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में ये सोच समझ करके इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और बाकी कंट्रीज के साथ सुपर कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरह से खुल के कोई कंट्री किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब तक कि आप बहुत क्लोज एलाई नहीं है तब तक आपको सुपर कंप्यूटिंग में उस तरह की कोलैबोरेशन नहीं मिलेगी दूसरे कंट्रीज से जो कि एक क्लोज एलाई को मिल सकती है। तो खैर ये बात रही सुपर कंप्यूटर्स की। तो अब हम लोग जरा एक नज़र डाल लेते हैं कि दुनिया के टॉप 6 सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। वर्ल्ड टॉप 6 सुपर कंप्यूटर according to 61st edition of
टॉप 500 लिस्ट, और ये जो लिस्ट आई थी वो लिस्ट आई थी जून 2023, और ये टॉप 500 लिस्ट का 61 संस्करण था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 61st एडिशन ही था जो जून 2023 में आया था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर का नाम और रैंक लिखेंगे, किस कंट्री के पास है ये लिखेंगे, और इसकी आर पीक वैल्यू क्या है ये लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग एक टेबल बना लें, और इस टेबल को जब फिर से दिसंबर में 62nd एडिशन आएगा तो आप लोग इस टेबल को अपने लेवल पे अपडेट जरूर कर लीजिएगा। तो जो सबसे पहला है वो है फ्रंटियर अमेरिका का, और दूसरा है जापान का फुगाकू। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्रंटियर की बात कर लें। ये रैंक 1 है फ्रंटियर, ये कंट्री है यूएसए, और इसका आर पीक है 1.67 एक्सा फ्लॉप्स। एक्सा का मतलब है 10⁻18, पिछली क्लास में हमने कर रखा है। नंबर 2 जो है दैट इज फुगाकू। ये जापान का है, और हमारा जो फुगाकू है ये है 537 पेटा फ्लॉप्स का। पेटा का मतलब है 10⁻15, राइट। तो ये नंबर 2 है। हम एक सेकंड के लिए बोर्ड के सामने से हट जाते हैं तो दैट कि आप लोग इसको लिख सकेंगे। तीसरा है लूमी फिनलैंड का 438 का। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा रहा हूं। तीसरा है फिनलैंड, नहीं, कंट्री का नाम यहां नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर का नाम यहां लिखेंगे। तीसरा है लूमी, लूमी है फिनलैंड का, और ये है 427 पेटाफ्लॉप्स। इसके बाद जितने कंप्यूटर हैं ना वो सब पेटाफ्लॉप ग्रेड के हैं। पेटाफ्लॉप ग्रेड के नीचे आज की डेट में शायद ही कोई टॉप 50 का सुपर कंप्यूटर होगा। पेटाफ्लॉप अब मान लो कि टॉप 50 में रहने की पहली जरूरत बन गई है। इसके बाद इटली का लियोनार्डो है 304 पेटाफ्लॉप पर। लियोनार्डो, इटली, तीन सौ चार पेटाफ्लॉप्स। 5 और 6 पे अमेरिका का ही है। 5वें पे जो है उसका नाम है समिट, और 6ठे पे जो है उसका नाम है सिएरा। ये 200 पेटाफ्लॉप पे है। और जो हमारा लास्ट है 6th, वो है सिएरा। सिएरा भी यूएसए का है। इसका देखना पड़ेगा, कुछ 140 वगैरह के आसपास था, नहीं 125 ही है, 125 पेटाफ्लॉप। 6 को इंक्लूड करने का रीज़न हमारा ये था, ठीक है ना,
6 को इंक्लूड करने का हमारा रीज़न ये था कि हम ये दिखा सकें कि किस तरह से अमेरिका और उसके एलाइज ने दोबारा सुपर कंप्यूटर की दुनिया में अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया है, और कैसे चाइना एक वक्त में टॉप 10 में इसके 3 कंप्यूटर्स होते थे और नंबर 1 पे भी था इसका, और चाइना आज 1 to 6 में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग अभी भेज रहे हैं, वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दो। 5th है समिट अमेरिका का। अगर ये पूरी लिस्ट अब एक बार में देखनी है तो ये पूरा लिस्ट रहा आपके सामने। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे जहां पे हम इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है जो इस लिस्ट में है, वो सबसे पहला जो इंडिया का रैंक मिला है वो है 75 रैंक 75 है इंडिया का एक कंप्यूटर। उसके अलावा भी दूसरे कंप्यूटर भी इस लिस्ट में अपनी जगह पाते हैं, लेकिन 75 के नीचे पाते हैं। तो इंडिया के द्वारा अर्जित जो टॉप मोस्ट रैंक है वो 75 रैंक है। वो जो हमारा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत एआई सुपर कंप्यूटर है। तो एरावत एआई जो है वो 13.17 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर है। तो आज की डेट में इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है वो है एरावत एआई 13.17 पेटाफ्लॉप का। अभी इसके बाद जो हम बोर्ड पे लिखेंगे वो इंडिया के ही सुपर कंप्यूटर्स का लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार फिनिश कीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं, आप लोग फिनिश करके फिर एक बार कंफर्म कीजिए कि आपने लिख लिया है। उसके बाद हम चलते हैं एक्साफ्लॉप। निकिता जायसवाल पूछ रही हैं। निकिता, या तो आपने मेरी पिछली क्लास नहीं की या करके भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं, ठीक है। क्लास में ही कोई स्टूडेंट निकिता के इस सवाल का जवाब दे दें कि एक्साफ्लॉप क्या होता है। हालांकि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि एक्साफ्लॉप का क्या होता है। ध्यान। अब हम आ जाते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स पे। इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लेंगे और एक ही कॉलम में हम लोग लिखने का काम करेंगे। हम 4 कंप्यूटर्स की बात करने जा रहे हैं। एरावत की बात करने जा रहे हैं, परम सिद्धि की बात करने जा रहे हैं। एरावत और परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाए गए सुपर कंप्यूटर्स हैं। फिर हम प्रत्यूष की बात करने जा रहे हैं और फाइनली हम मिहिर की बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारे 4 सबसे कैपेबल सुपर कंप्यूटर हैं आज की डेट में हमारे कंट्री में, ठीक है। एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। इसका नाम है एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परम सिद्धि, तो कितना अच्छा अच्छा नाम हम लोग रख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रत्यूष, इस क्लास में कोई है प्रत्यूष? और क्या कोई इस क्लास में मिहिर भी है? अगर कोई प्रत्यूष और कोई मिहिर बैठा हुआ है तो समझ लेना कि आप लोग आज से सुपर कंप्यूटर हो गए, राइट। देख लूँ एक बार कोई प्रत्यूष और मिहिर इस क्लास में मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद अगर हम इनके परफॉर्मेंस लेवल की बात करें तो 13.17, 5.27, 4 और 2.8, ठीक है। तो
मैं इसको सामने रख लेता हूँ कि कोई भी नंबर मिस ना हो। तो 13.17, ठीक है, क्या है ये, पेटा फ्लॉप है। दूसरा 5.27 पेटा फ्लॉप्स, ये है एग्जैक्टली 4.0 पेटा फ्लॉप्स, और ये है हमारा 2.5 सॉरी 2.8 पेटा फ्लॉप्स। ये सब इनका आर पीक वैल्यू है, ना कि आर मैक्स। ये सब का सब जो है ये इनका आर पीक वैल्यू है। आर पीक का मतलब कि जो इनका थियोरेटिकल मैक्सिमम हो सकता है, एक्चुअल में इनका परफॉर्मेंस इससे थोड़ा सा कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रैंकिंग पे कि टॉप 500 इनकी रैंकिंग क्या है, ये भी ज़रूरी है जानना। इसका तो 75 है, बाकियों का रैंक और भी कम है, मैं एक बार चेक करके ही दूंगा। 131, 169 और 316, ठीक है। ये टॉप 500 की रैंकिंग लेटेस्ट लिस्ट के हिसाब से है। लेटेस्ट लिस्ट का हमारा मतलब है कि जो लिस्ट जून 2023 में पब्लिश की हुई थी उसका, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारे सारे सुपर कंप्यूटर, जो टॉप मोस्ट 4 सुपर कंप्यूटर हैं, ये सब के सब पेटाफ्लॉप के लेवल पे ही सुपर कंप्यूटर हैं। इनमें से कोई भी हाई पेटाफ्लॉप के लेवल पे भी नहीं है। हाई पेटाफ्लॉप तब कहते हैं जब स्पीड 100 पेटाफ्लॉप से ऊपर होती है, तब हम उसको हाई पेटाफ्लॉप कहते हैं। अगर आप पिछले बोर्ड को देखो तो सबके सब हाई पेटाफ्लॉप हैं, एक तो एक्साफ्लॉप है मान गए, लेकिन बाकी के बाकी जितने हैं वो सब हाई पेटाफ्लॉप्स में हैं। दैट मीन्स कि 100 पेटाफ्लॉप से ज़्यादा हैं। हमारे पास अभी हाई पेटाफ्लॉप पे एक भी मशीन नहीं है। हमारा जो सबसे तेज मशीन है वो मशीन भी लो पेटाफ्लॉप्स में है, लेकिन फिर भी एक जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए वो ये कि हमारा सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है पूरी तरह से इंडियनाइज्ड है। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर के फील्ड में इंडिया के साथ 1974 में कोऑपरेट करना बंद कर दिया था, और अमेरिका का रीज़न ये था कि इंडिया ने उस वक्त न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी, और अमेरिका ने एक्सक्यूज़ ये लिया था, रीज़न ये बताते हुए हमारे साथ सुपर कंप्यूटर्स का उन्होंने एक्सपोर्ट रोक दिया, कोलैबोरेट करना बंद कर दिया, कि सुपर कंप्यूटर एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप चाहें तो पीसफुल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक रॉकेट इंजन या क्रायोजेनिक इंजन। तो रॉकेट इंजन या क्रायोजेनिक इंजन जो है वो एक्चुअली डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब इतना ही है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अगर आप चाहें तो आप अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए कर लें, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कर लें। सिमिलरली सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आप अपने स्पेस रिसर्च के लिए कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए कर सकते हैं, किसी भी हाई डिमांडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप न्यूक्लियर वेपन की सिमुलेटेड टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। सिमुलेटेड टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल न्यूक्लियर बम को एक्सप्लोड नहीं किए, लेकिन
एक्सप्लोजन कैसे हुआ, उस एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एक्सप्लोजन के इवेंट क्या थे, हर चीज को आप वर्चुअली सिमुलेट करके देख लेते हैं। आज दुनिया में जितने न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं सबके सब सिमुलेटेड टेस्ट हैं। इसीलिए अब किसी भी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने सुपर कंप्यूटर्स पे इस पूरे टेस्ट का सिमुलेशन कर लिया। तो अमेरिका ने उस वक्त कहा था, जब हमारा पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, तो अमेरिका ने उस वक्त यही कहा था कि सुपर कंप्यूटर जो है वो एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, और चूंकि आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के पार्ट नहीं हैं, बावजूद इसके आपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया, और आगे भी अगर आपको सुपर कंप्यूटर वगैरह का एक्सेस मिला तो आप अपने वेपन प्रोग्राम को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, इसलिए आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रहे। उसके बाद 1980 के दशक में हमने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC को एस्टैब्लिश किया, और CDAC का मेन पर्पस ही यही था कि इंडिया में कंप्यूटिंग के कंज्यूमर लेवल कंप्यूटिंग के ऊपर जो कंप्यूटिंग होती है, एंटरप्राइज ग्रेड की कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, उसके लिए इंडिया अपनी कैपेसिटी डेवलप करे। कंज्यूमर लेवल कंप्यूटिंग को लेकर के हमें ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि कंज्यूमर लेवल कंप्यूटर वो फॉरेन से इंपोर्ट होकर तब भी आते थे, आज भी फॉरेन से ही इंपोर्ट होकर आते हैं। इंडिया में जो लैपटॉप बिक रहा है उसमें 90% लैपटॉप चाइना से बन के आ रहे हैं, 90%। 10% कहीं और से बन के आ सकते हैं, लाइक ताइवान से बन के कुछ आ रहे हैं वगैरह। तो 90% जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे भी तो बाहर से ही बन के आ रहे हैं। तो कंज्यूमर लेवल कंप्यूटर की ज़रूरत उतनी नहीं, लेकिन एडवांस लेवल कंप्यूटिंग की इंडस्ट्रीज़ को जो एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर्स की ज़रूरत है, या फिर रिसर्च लैब्स को जिस तरह से एडवांस कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, तो कैसे ये एडवांस लेवल कंप्यूटिंग की ज़रूरत इंडिया पूरी करे। तो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग का, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इंडिया में आप सुपर कंप्यूटर का एक प्रोग्राम रन करें। 5 साल के अंदर इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का जनरेशन था परम के नाम से, तो परम के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर आ भी गया 5 साल के अंदर में, और उसके बाद परम सीरीज के कई सारे कंप्यूटर आए, राइट। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारे पास आज की डेट में परम सिद्धि है, जो कि AI सुपर कंप्यूटर है। लेकिन परम के अलावा दूसरे आर्किटेक्चर पे भी हमने काम शुरू कर दिया। इस तरह से हमारे पास एरावत है। तो किसी भी कंप्यूटर के नाम के साथ अगर परम हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसका आर्किटेक्चर जो है बेसिक, वो वही है जो ओरिजिनल परम का था। उसमें अब चीज़ों को हम अपग्रेड करते चले जाते हैं, उसकी इंटरनल सर्किटरी को हम इम्प्रूव करते हैं, उसके रैम को हम उस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसके एल्गोरिदम को चेंज करते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो आर्किटेक्चर था वो परम वाला रख करके अपग्रेड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो उसके अलावा इंडिया के पास प्रत्यूष है, मिहिर है, एरावत है, तो ये सब नए आर्किटेक्चर पे बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से इंडिया सिर्फ परम वाले आर्किटेक्चर को अपग्रेड नहीं कर रहा है, नए आर्किटेक्चर पे भी काम कर रहा है। अगर हम परम सिद्धि और एरावत की बात करें तो इंडिया इन दोनों ही सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मेनली AI के एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए, AI को ट्रेन करने के लिए इसकी योजना बना रहा है इन दोनों सुपर कंप्यूटर्स के सहारे। आने वाले वक्त में और भी सुपर कंप्यूटर्स AI रिसर्च में जाएंगे, क्योंकि AI एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है कि इंडिया के पास ये जरूरी है कि इंडिया का अपना AI और बहुत ही कैपेबल AI इंडिया के पास अपना होना जरूरी है। और इसी वजह से इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स ओन AI। ठीक है, इसके लिए हमारे 2 कंप्यूटर। दूसरी बात क्या है कि इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, हमारे कंट्री में क्लाइमेट, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम उन कंट्रीज में से हैं जिन पर कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस हो सकता है। तो उस नाते भी इंडिया को ये ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज की अपने लेवल पे मॉनिटरिंग कर सकें। कुछ वेदर फिनोमेना हैं जो इंडिया को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
साइक्लोन्स, इन सब पे नज़र बनाए रखने के लिए इंडिया के पास डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं। लेकिन इन सैटेलाइट से जिस अमाउंट में डेटा आता है, उस डेटा को एनालाइज करके और प्रॉपर फोरकास्ट करना, प्रॉपर यूजेबल इंफॉर्मेशन निकालना, उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। तो प्रत्यूष और मिहिर, मिहिर को नोएडा में इंस्टॉल किया गया है और प्रत्यूष को पुणे में इंस्टॉल किया गया है। लेकिन प्रत्यूष और मिहिर एक दूसरे से कनेक्टेड सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो इनकी जो कंबाइंड कंप्यूटिंग पावर है वो लगभग 6.8 पेटाफ्लॉप्स की है। और ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स मिल करके आपको वेदर की फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज पर नज़र बनाए रखना, उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा से यूजफुल चीज़ों को निकाल करके देना, ये सब काम प्रत्यूष और मिहिर मिलके करते हैं। और जो एरावत और परम सिद्धि है वो एआई के फील्ड में काम कर रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक अब हम लोग क्लियर हैं। इन सब की रैंक वगैरह भी हमने लिख दी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कौन कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वेयर। तो ये एरावत जो है ये सीडैक पुणे में इंस्टॉल्ड है, परम सिद्धि भी सीडैक पुणे में है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी भी जो है वो पुणे में है। तो 3 हमारे सुपर कंप्यूटर्स पुणे में हैं। और फिर एक जो मिहिर है वो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और ये है कहाँ, ये है नोएडा में। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वेयर इज इट, इज इन पुणे, राइट। तो ये हैं इंडिया के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। इंडिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स ये हैं। अब ये कौन कहाँ लोकेटेड है उसको आप लिख लीजिए, और इसके बाद आगे क्विकली इनके पर्पसेस पे चले जाते हैं। बोर्ड के सामने से हट गए हैं, एक बार हो जाए तो आप लोग डन बोल दीजिएगा, तो फिर हम बोर्ड के सामने आकर के और आगे चल पड़ेंगे। सी डैक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये नोएडा होगा, मैंने बोला नोएडा, लिखा पुणे। जो कि गलती थी मेरी, मैंने करेक्ट कर दिया है। अगर आप में से किसी ने ऐसे ही भूल में लिख लिया पुणे तो उसको ठीक कर लीजिए, नोएडा कर लीजिए। आई थिंक कि डन हो गया है, राइट। चल, पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। एआई एल्गोरिथम
एआई मॉडल डेवलपमेंट। इसमें कौन काम आ रहा है? इसमें काम आ रहा है एआई एरावत और दूसरा एआई परम सिद्धि। आप परम सिद्धि एआई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेटीरियोलॉजिकल रिसर्च। मतलब मौसम अनुसंधान, मतलब सिंपली मौसम का अनुमान लगाने के लिए आपको प्रत्यूष और मिहिर की जरूरत नहीं है, लेकिन मौसम पर रिसर्च भी चल रहा होता है कि कैसे मौसम के फिनोमेना किन किन जोग्राफिकल वेरिएबल से कंट्रोल होते हैं, और किसी साल मौसम का कोई फिनोमिनन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, किसी साल मौसम का कोई फिनोमिनन इतना वीक क्यों है। मिसाल के तौर पे मॉनसून, क्यों कुछ साल मॉनसून इतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों कुछ साल मॉनसून बहुत वीक होगा, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका सबब क्या है, वो भी समझना जरूरी है। तो मौसम का पूर्वानुमान हमारे पास उसके लिए बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के साथ हमारे कंट्री में बहुत सारे कैपेबल कंप्यूटर्स हैं, उनमें से कुछ सुपर कंप्यूटर भी हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी में सुपर कंप्यूटर्स ही डिप्लॉयड हैं, लेकिन प्रत्यूष और मिहिर के ग्रेड के सुपर कंप्यूटर की जरूरत वहां नहीं है। वहां पे टेराफ्लॉप लेवल के सुपर कंप्यूटर बखूबी मौसम के पूर्वानुमान का काम करते हैं, और बहुत एक्यूरेसी के साथ किसी भी साइक्लोन का प्रोग्रेशन आपको बता देंगे कि ये साइक्लोन यूं प्रोग्रेस हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। कि ये साइक्लोन यूं प्रोग्रेस हो रहा है, इस वक्त ये इंडिया के कोस्ट पे इस पॉइंट पे इसका लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल के समय ऐसी स्पीड होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए हो सकते हैं, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डेटा दे सकते हैं, और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए यू विल नीड सुपर कंप्यूटर। लेकिन मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि वो प्रत्यूष और मिहिर के ग्रेड का सुपर कंप्यूटर नहीं होने वाला। वो जो सुपर कंप्यूटर होगा, वो सुपर कंप्यूटर होगा टेराफ्लॉप के ग्रेड के। हमारे पास परम सीरीज के बड़े सारे सुपर कंप्यूटर हैं, तो वो काफी होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज डिकोड करने के, ठीक है। सो मेटेरोलॉजिकल रिसर्च प्लस क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, मतलब जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर प्रत्युष और मिहिर है। प्रत्युष एंड मिहिर। और याद रखिएगा कि प्रत्युष और मिहिर जो है वो अकेले भी काम कर सकते हैं, और वो इंटरकनेक्टेड भी हैं। और अगर इंटरकनेक्टेड हैं तो इनकी कंबाइंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो 6.8 पेटाफ्लॉप की हो जाती है, दैट इज 4 + 2.8। तो 6.8 पेटाफ्लॉप की इनकी कंबाइंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे टेराफ्लॉप ग्रेड सुपर कंप्यूटर्स हैं।
तो इसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अगले बोर्ड पे, अगली स्लाइड पे देखते हैं। इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं कि इंडिया के टेराफ्लॉप ग्रेड के सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। KGS यूज़र पूछ रहे हैं कि AI क्या है। दो सलाह है, पहला ये कि ये टॉपिक हो गया है, आप या तो क्लास मिस कर रहे हैं या क्लास में ध्यान लैग कर रहे हैं, तो उसको ठीक कीजिए। और आई एम श्योर कि आपके परिवार के लोगों ने आपका नाम KGS यूज़र नहीं रखा होगा, कुछ और नाम रखा होगा, तो वो नाम आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। बिल्कुल, मैं भी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तो टेराफ्लॉप ग्रेड सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, परम सीरीज कंप्यूटर्स फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। एक्चुअली 2018 ऑनवर्ड्स के जो कंप्यूटर हैं हमारे, तो 2018 बना लीजिएगा। तो परम सीरीज के जो कंप्यूटर रहे हैं, जो 2018 ऑनवर्ड्स के कंप्यूटर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब के सब जो हैं हमारे टेराफ्लॉप ग्रेड के कंप्यूटर हैं। तो इनका इस्तेमाल हो रहा है स्पेस रिसर्च में, फार्मा एंड मेडिकल रिसर्च में, फिर प्योर साइंस रिसर्च में, जैसे कि पार्टिकल फिजिक्स वगैरह वगैरह। नैनोटेक रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सुपर कंप्यूटर्स की। फिर इसके बाद हो रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि बड़े बैंक्स हो गए, सेबी हो गया, ठीक है, इस खास से भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए हमारे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहे हैं। और आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी प्लेयर्स हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे। आप चाहें तो हिंदी में कभी भी लिख सकते हैं, रिसर्च का मतलब हमेशा ही अनुसंधान होता है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान, ये है फार्मा एंड मेडिकल, ठीक है, चिकित्सकीय एवं औषधीय अनुसंधान। प्योर साइंस, ठीक है, तो प्योर साइंस को प्योर साइंस से लिख लो, नैनो टेक्नोलॉजी को आप नैनो टेक्नोलॉजी ही लिखेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र के यूजर्स। अब हम आते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग
मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बनकर तैयार हुआ 2015 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला कार्यकाल शुरू ही किया था। तो एक साल के अंदर ही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बन करके तैयार हो गया था। उसके बाद मंजूरी प्लस इम्प्लीमेंटेशन, अगले साल अगले वित्तीय वर्ष से ये शुरू हो। ठीक है, तो ये है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का बेसिक फैक्ट। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि सुपर कंप्यूटर के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गति इंडिया में बढ़ाई जाए। इंडिया ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर के फील्ड में एक गंभीर प्लेयर के रूप में माना जाता है, और ऐसे भी माना जाता है बिकॉज कि सुपर कंप्यूटर इंडिया ने खुद बिना किसी दूसरे कंट्री के हेल्प के इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम विकसित ही नहीं किया, बल्कि सुपर कंप्यूटर को इंडस्ट्री में इंडिया ने डिप्लॉय भी किया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के फील्ड में अनुसंधान और विकास के काम को तेजी दी जाए, और दूसरा कि इंडिया वास्तव में अपने लिए और भी सुपर कंप्यूटर डेवलप करे। दूसरा, सुपर कंप्यूटर के फील्ड में सिर्फ सरकारी क्षेत्र के संस्थान रिसर्च और डेवलपमेंट में नहीं लगे रहें, बल्कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में ये जरूरी रहेगा कि निजी क्षेत्र के प्लेयर की भी भागीदारी बढ़े, क्योंकि सब कुछ सरकारी लैब्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तब सुपर कंप्यूटर के फील्ड में जो हम गति गेन कर सकते हैं वो रफ्तार कम हो जाएगी। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, और तीसरा कि सुपर कंप्यूटर्स को इंडिया के जितने एडवांस्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन एडवांस्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सुपर कंप्यूटर को उपलब्ध कराना, ताकि इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च की क्वालिटी बढ़ सके और बेहतर रिसर्च कहीं ज़्यादा तेजी से हो सके। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो है भारत में एचपीसी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, प्लस भारत में और भी एचपीसी स्वायत्त रूप से विकसित करना। एचपीसी का मतलब हमने पहली क्लास में सीखा था, फिर भी बता देते हैं। एचपीसी का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिसको हम बोलचाल की भाषा में सुपर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। दूसरा, एचपीसी के क्षेत्र में निजी सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना। अभी तक आप यूं समझ लीजिए कि सीडैक ने बहुत बड़ा भार उठा रखा था, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सीडैक में ही सारे काम होंगे, राइट। और तीसरी बात ये कि
शैक्षणिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर्स को उपलब्ध कराना। ये 3 है। इंग्लिश में हम डिक्टेट करेंगे, हिंदी वाले बच्चे इसको यूं ही जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है वहाँ से हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डिक्टेशन आप लिख लीजिए। मैं बोर्ड के सामने से हट चुका हूँ। शिवाय पूछ रहे हैं कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं मुझे शिवाय, समझ गए? तो इसीलिए ना पढ़ पा रहे हैं ना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। सर आम लोग सुपर कंप्यूटर खरीद सकते हैं क्या? आम लोग क्यों नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो आम नहीं रह जाएंगे, ठीक है, वो खास की श्रेणी में आ जाएंगे, राइट? तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टू डेवलप HPC R&D, to develop HPC R&D at a greater level in India, at a greater level in India. Also, to develop more HPC, also to develop more HPC independently in India, to develop more HPC independently in India. सेकंड पॉइंट लिखिएगा, to increase the participation of, to increase the participation of private sector in the field of HPC in India. To increase the participation of private sector in the field of HPC in India. तीसरा, to make available HPC for higher academic research, for higher academic research. इसके बाद चार इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब इसमें 4 मुख्य भागीदार हैं इस पूरे मिशन में, ठीक है? इस मिशन के 4 मुख्य भागीदार हैं, इसमें से 2 सरकारी भागीदार हैं और 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसके भागीदार हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तीसरा सीडैक पुणे, चौथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। तो ये चार इसके मुख्य भागीदार हैं। डन। लास्ट लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। आईटी फुल नेम योगेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेजर स्टेप्स टेकन। मेजर स्टेप्स टेकन। सबसे पहला नई पीढ़ी के पेटाफ्लॉप ग्रेड एचपीसी का विकास, एरावत सिटी वगैरह। दूसरा उच्च शिक्षा संस्थानों को एचपीसी उपलब्ध कराने की पहल हो चुकी है। और दो लेवल पे ये पहल हो रही है। पहला डायरेक्टली ये पहल हो रहा है और दूसरा रिमोटली हो रहा है। डायरेक्टली का मतलब है कि जो उच्च शिक्षा का संस्थान है वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर भेज दिया गया, इंस्टॉल हो गया और लोगों को उसकी ट्रेनिंग दे दी गई। दूसरा कि उस संस्थान के कंप्यूटर नेटवर्क को एक सुपर कंप्यूटर जो किसी नियर बाई प्लेस में है उसके साथ ग्रिड कर दिया गया, उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। और अब इस संस्थान में सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किए बगैर इस संस्थान को सुपर कंप्यूटर की सारी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि इस संस्थान के नॉर्मल कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर के साथ ग्रिड कनेक्शन के थ्रू जुड़ चुके हैं। तो ये जो है ये लोकल भी हो रहा है और रिमोट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जितने इंडिया के आईआईटीज हैं सबके पास सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हो चुका है। और तीसरा, अगले 2 वर्षों में, अभी से अगले 2 वर्षों में 9 सुपर कंप्यूटर्स को विकसित करने की योजना है। 9 सुपर कंप्यूटर्स को विकसित करने की योजना। अब क्या करेंगे आप कि
हिंदी में मैंने लिख दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे अब डिक्टेशन लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ पेटाफ्लॉप ग्रेड सुपर कंप्यूटर्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ पेटाफ्लॉप ग्रेड सुपर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल एरावत एंड परम सिद्धि। फॉर एग्जाम्पल एरावत and Param Siddhi. Number 2, steps have been taken to make supercomputers available. Steps have been taken to make supercomputers available to institutions of higher education and research. To institutions of higher education and research. Next, work is going on. Work is going on to develop. Work is going on to develop 9 new supercomputers. 9 new supercomputers in India. 9 new supercomputers in India. Nine new supercomputers in India. ठीक है, लास्ट पार्ट सुपरकम्प्यूटर्स का। 7 मेजर एप्लीकेशन एरियाज। सबसे पहला है साइंटिफिक रिसर्च, राइट। और साइंटिफिक रिसर्च में अगर हम देखें तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट आते हैं, और वो आता है पार्टिकल फिजिक्स जीनोमिक स्टडीज नैनो साइंस रिसर्च वगैरह। सेकंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस लेवल कंप्यूटिंग। एडवांस लेवल कंप्यूटिंग का विकास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका रहेगा AI डेवलपमेंट, अब पूछना मत ब्लॉकचेन क्या है, कल पढ़ाने वाला हूँ। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्रिप्टोलॉजी, या क्रिप्टोलॉजिकल रिसर्च, IoT रिसर्च। ये भी मत पूछना क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, ये परसों का टॉपिक है, राइट। बिग डेटा एनालिटिक्स, ये भी परसों का टॉपिक है। हो सकता है तो कल भी इसकी पढ़ाई हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के तहत आ जाती हैं। उसके बाद होता है स्पेस रिसर्च।
पहले आप इतना लिख लो। प्रिंस ने कहा कि सर प्लीज इंग्लिश। भाई मैं भी समझ रहा हूँ कि मजाक कर रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जिसको हिंदी में लिखना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स को हिंदी में लिखोगे और लिखोगे सूक्ष्म कण भौतिकी एंड ऑल, तो वो एसेंस चला जाता है। इसलिए पार्टिकल फिजिक्स मैंने बोल दिया। जीनोमिक स्टडीज को ठीक है, जीनोम अध्ययन कर सकते हो, नैनो विज्ञान के अनुसंधान कर सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, ब्लॉकचेन का विकास। लेकिन ब्लॉकचेन की कोई हिंदी नहीं है। ब्लॉकचेन को तो फ्रेंच में भी ब्लॉकचेन ही बोलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नया टर्म है। ठीक है ना। क्रिप्टोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, कूट विज्ञान रिसर्च इसको कहते हैं। तो सोच के देखो ये कितना जटिल लग रहा है सुन करके, कूट विज्ञान रिसर्च। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीज़ों का इंटरनेट, ये तो कोई हिंदी नहीं होती, इसीलिए इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही इसको कहते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स, तो हिंदी में भी इसको बिग डेटा ही कहते हैं। डेटा इतनी बड़ी अमाउंट में कि सामान्य एल्गोरिदम, सामान्य फॉर्मूले से उस डेटा से काम की चीज़ आप नहीं निकाल पाएंगे। तो बस इतना। इसके बाद स्पेस रिसर्च में आपके सैटेलाइट वगैरह के जरिए इतनी ज़्यादा डेटा मिलती है कि उस डेटा को डिकोड करने के लिए अगर सुपर कंप्यूटर ना हो तो वो डेटा एकदम पानी में बह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकले। दूसरी तरफ सैटेलाइट को डिज़ाइन करने के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जाएगा, उस ट्रांसफ़र ऑर्बिट से अगला कौन सा ट्रांसफ़र ऑर्बिट होगा, उसके बाद अगला कौन सा ट्रांसफ़र ऑर्बिट होगा। तो ये जो पूरा क्रम है हमारा लॉन्च का, इसको पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर पे सिमुलेट करके देखते हैं। याद रखिएगा कि आप अगर यहाँ से मंगल ग्रह तक कोई अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, अंतरिक्ष यान तो नहीं, कोई उपग्रह भेज रहे हैं जो मंगल की परिक्रमा करेगा, तो ना तो पृथ्वी स्टैटिक है ना मंगल ग्रह स्टैटिक है। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट ऐसे वक्त में मंगल के ऑर्बिट में दाखिल हो जब मंगल ग्रह आराम से अप्रोचेबल हो, ना कि ऐसे वक्त में वो वहां तक पहुंचे जब मंगल ग्रह वहां से निकल गया। तो क्या लगता है कि ये सारे सिमुलेशन कैसे होते होंगे? इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आते हैं, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खासतौर पे मॉडर्न जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर के डिज़ाइन, न्यूक्लियर वेपन के डिज़ाइन, कि कैसे न्यूक्लियर वेपन छोटा हो, जितना छोटा न्यूक्लियर वेपन होगा, कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनको उतनी दूर तक मिसाइल्स के थ्रू भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर वेपन को हम कैसे डिज़ाइन करें कि वो डेफिनेटली ही प्रभावी हो, ना कि न्यूक्लियर वेपन के नाम पे लॉन्च किया और जहाँ पे उसको डिटोनेट करना चाहिए तो वहाँ पे डिटोनेट ना करे, तो डेफिनेटली वो प्रभावी हो। तो ये सारे रिसर्च जो हैं वो सुपर कंप्यूटर के लेवल पे चलते हैं। तो तीसरा और चौथा जो है वो होता है स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर रिसर्च। पांचवा होता है मेडिकल रिसर्च। ठीक है, पांचवा होता है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च से हमारा मतलब है कि वायरसेस के नेचर को समझना, वायरसेस और बैक्टीरिया के जीनोम को समझना, फिर ड्रग्स की डिस्कवरी करना, वैक्सीन की डिस्कवरी करना। यहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर आपके पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। फिर बिजनेस यूज़ होता है, खासतौर पे बिग डेटा की एनालिटिक्स में उसका इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल एल्गोरिदम को रन करके समझने में कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रहा है वगैरह वगैरह। तो बिजनेस एप्लीकेशन भी सुपर कंप्यूटर के बड़े एंटरप्राइज पे हैं, जिसको हम बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। और लास्टली जो इंटरनेट के गेम्स होते हैं, जिसको एक वक्त में दुनिया में ये मुमकिन है कि 10,000 लोग खेल रहे हैं और 10,000 लोगों को उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के साथ उस गेम में एंगेज रखना है। कई सारे गेम कोलैबोरेटिव होते हैं कि आप और हम मिलके प्ले कर रहे होते हैं। मैं मुंबई में हो सकता हूँ और आप मदुरई में हो सकते हैं, और फिर भी हम लोग गेम से कनेक्ट होकर के खेल रहे हैं। तो ये सब में नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल सर्वर काम नहीं। तो ये 7 मेजर एप्लीकेशन है आज की डेट में सुपर कंप्यूटर्स के। 2 तो हमने लिख लिया, तीसरा स्पेस रिसर्च
अंतरिक्ष अनुसंधान। चौथा न्यूक्लियर एनर्जी, आइसोटोप एंड न्यूक्लियर वेपन रिसर्च। पांचवा मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। छठा बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सातवां लार्ज स्केल गेमिंग। सोशल प्लेटफॉर्म ऑपरेशन वगैरह। ये हमारे बिग 7 हैं जो कि सुपर कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरिया में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स पे। अगला 45 मिनट्स क्वांटम कंप्यूटर्स पे। अजीत पूछ रहे हैं कि सर पेपर में इंग्लिश और हिंदी मिला सकते हैं? मिला सकते हैं टेक्निकल नेम्स को लिखने के लिए, लेकिन जितनी लिबर्टी मैं क्लास में ले पाता हूँ उतनी लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर एग्जामिनर के सामने वो मीडियम वाला जो डिवाइड है वो मीडियम वाला डिवाइड नहीं रह जाएगा और उसके लिए आपको उसका खामियाजा होगा। पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्लीज़ 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 सर बताएं। पब्लिक हेल्थ मैं अब सप्लीमेंटल टॉपिक के रूप में करूंगा, क्योंकि ऐसे भी वो सिलेबस में नहीं है और ईश्वर की दया से अभी इंडिया में कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी नहीं चल रही है, तो उसको मैं सप्लीमेंटल टॉपिक में करूंगा। रही बात ट्रांसपोर्ट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो आईटी के एक्सटेंशन में इसी वीक में कवर हो रहा है। अलग से ट्रांसपोर्ट बोल के नहीं, लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल यहीं पे कवर हो जाएगा हमारा, राइट। हाइपर लूप यहीं पे कवर कर लेंगे, तो हो सकता है तो उस दिन मैं बोल दूंगा ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन करना वही हाइपर लूप और सेल्फ ड्रिवन कार है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आप बोलोगे तो मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन स्मार्ट होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये स्मार्ट सिस्टम्स, ये मैं इसी में इंक्लूड करके चलूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखा। बॉटनेट एक तरह का साइबर थ्रेट है। इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी का जिक्र आएगा। टर्म्स को देवनागरी में बिल्कुल लिख सकते हैं। सेवेंथ लास्ट वर्ड को पढ़ दीजिए। लास्ट वर्ड है ऑपरेशन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया था। आई थिंक डन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग।
अब आपको दो सवाल देता हूं, एकदम डे टू डे कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो इसको हम समझते हैं। ये है एक बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स नहीं है, ये है एक छोटा सा बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी बोतल रखी हुई है। इस बोतल में एक केमिकल है। अगर ये बोतल इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी, प्रॉब्लम समझना, अगर ये बोतल इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी तो ये बोतल टूट जाएगी और इस बोतल में जो केमिकल है वो केमिकल यहाँ पे बिखर सा जाएगा, ठीक है। और जब केमिकल यहाँ पे बिखर सा जाएगा तो उस केमिकल से एक जहरीली गैस निकलेगी और अगर इस बॉक्स में कोई भी जीव होगा तो उसकी मौत हो जाएगी, ओके। और इस बॉक्स में आपने एक बिल्ली को, ठीक है, आपने एक बिल्ली को रख छोड़ा है इस बॉक्स में। एक बिल्ली, ठीक है, बिल्ली दिख नहीं रही है लेकिन बिल्ली है, राइट। तो आपने इस बॉक्स में एक बिल्ली को रख छोड़ा है। चांस ये है कि ये बिल्ली इस बॉक्स से निकलने के लिए उछल कूद मचाएगी, ये बोतल गिरेगा और ये बोतल गिरेगा तो वो जो जहरीला लिक्विड है वो फैल जाएगा और जहरीला लिक्विड फैल जाएगा तो उससे वो गैस निकलेगी जिससे कि ये बिल्ली मर जाएगी। डन। लेकिन ये भी चांस है कि बिल्ली शांति से बैठी रहे और ये बॉटल ना गिरे। और अगर ये बॉटल ना गिरे तो अरे बिल्ली नहीं लग रही है, छोड़ दो, ये हाइब्रिड बिल्ली है, ठीक है, हाइब्रिड है। सुनो मेरी बात, तो अभी अभी इस एनिमल पे छोड़ दो एकदम, किसी को पेंगुइन लग रहा है, किसी को नेवला लग रहा है। ये एरविन श्रोडिंगर का कैट एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बिल्ली हो सकता है कि शांत भी बैठी रहे। आधे घंटे का एक्सपेरिमेंट है मान लो, तो बिल्ली आधे घंटे तक शांत बैठी हुई है, ये बॉटल नहीं गिरा, बिल्ली जिंदा है, राइट। आपने इस बॉक्स को बंद कर दिया, बॉक्स के अंदर देखने का कोई रास्ता नहीं है, वो गत्ते का बॉक्स है, आपने बॉक्स को बंद कर दिया। अब आधे घंटे के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बिल्ली जिंदा है या बिल्ली मर गई, बॉक्स को हटाए बगैर। आप कहेंगे जिंदा भी हो सकती है, मर गई भी हो सकती है, आप यही कहेंगे, राइट। तो अभी जो है बिल्ली की एक सच्चाई ये हो सकती है कि वो जिंदा है, दूसरी सच्चाई ये हो सकती है कि वो मर गई। तो अभी बिल्ली के स्टेटस में दोनों ही स्टेटमेंट लागू हो रहे हैं। कब तक? जब तक कि गत्ते का बॉक्स बंद है, करेक्ट। जैसे ही आपने बॉक्स को खोला उस दो में से एक पॉसिबिलिटी चली गई, लेकिन जब तक वो बॉक्स बंद था तब तक बिल्ली पे ये दोनों स्टेटमेंट लागू होते थे, बिल्ली जिंदा है, बिल्ली मर गई। दोनों ही स्टेटमेंट उतने ही सच होते जब तक कि आप बॉक्स को बंद रखिएगा। बॉक्स के खुलते ही अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और एक स्टेटमेंट लागू होता है, या तो वो जिंदा है या वो मर गई। अब ये क्या हुआ हमारा? अनसर्टेनिटी कि एक ही एंटिटी पे ये दोनों स्टेटमेंट लागू हो रहे हैं। एक सिक्का लीजिए, हवा में उछालिए टॉस करने के लिए। जब तक कि वो सिक्का हवा में नाच रहा है तब तक आपसे अगर मैं पूछूं कि ये सिक्का हेड पे है या टेल पे है, आप कहेंगे दोनों है, क्योंकि वो इतनी तेजी से हेड और टेल में बदल रहा है कि आप कहीं नहीं पाएंगे कि ये हेड पे है या टेल पे, तो आप कहेंगे दोनों है। लेकिन जैसे ही वो सिक्का आपकी हथेली पे या जमीन पे, जैसे ही वो सिक्का गिरेगा, वो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, वो हेड और टेल एक ही टाइम नहीं हो सकता।
लेकिन जब तक वो सिक्का हवा में था तब तक वो हेड और टेल दोनों ही था एक ही टाइम में। अब हम आ जाते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं, तो नॉर्मल कंप्यूटर के प्रोसेसर्स डेटा को उसकी यूनिट बिट्स में प्रोसेस करते हैं। डेटा का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। डेटा आपके द्वारा दिया गया वर्ड हो सकता है जो आप टाइप कर रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया कोई इक्वेशन हो सकता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप उसको कर रहे हैं, आपके द्वारा बनाया जा रहा कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकता है जो पावर पॉइंट में बना रहे हैं, या अभी जो मेरी लाइव क्लास चल रही है तो मेरा कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है। मुझे ये वीडियो दिख रहा है लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेस को बिट्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा मेरे कंप्यूटर्स को। ठीक है, मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो मैं बोल रहा हूँ वो भी उसको बिट्स दिख रहा है, मैं जो दिख रहा हूँ वो भी बिट्स दिख रहे हैं, मैं बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूँ या लिखूंगा वो सब बिट्स दिख रहे हैं। और बिट्स दो ही रूप में रहते हैं, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। बिट्स का यही दो फॉर्म है। तो इंफॉर्मेशन जब क्रिएट होती है तो बिट्स के एक खास कॉम्बिनेशन से इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। अभी मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ वो अगर बिट में आप रीड करो तो वो 001110000010100101 ऐसे करके ये बिट में कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको कन्वर्ट करता जा रहा है। लेकिन ये बाइनरी बिट है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं। क्वांटम कंप्यूटिंग अनसर्टेनिटी और सुपरपोजिशन का फायदा उठाता है। अनसर्टेनिटी बिल्ली वाली कि ये जिंदा भी है मर भी गई होगी, इसी तरह से ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो एक खास तरीके से काम करता है। वो उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे हम सोचते हैं, बाइनरी तरीके से वो काम नहीं करता। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 के रेंज में वो काम नहीं करता। वो जो है वो प्रोसेसर डेटा को 0 भी लेता है, 1 भी लेता है, और वो ऐसे भी सोच सकता है कि ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, मतलब कि 0 और 1 के बीच की कोई भी फिगर वो ले सकता है। नंबर 1। दूसरा, जब हमने कॉइन को टॉस किया था तो एक ही टाइम में 0 और 1 दोनों थे। जब तक वो हवा में यूं नाच रही थी कॉइन, तब तक वो एक ही टाइम में 0 और 1 दोनों दर्शा रहा था। गिरने के बाद आपके हाथ पे गिर के जब स्टेबल हुआ, या आपके ग्राउंड पे गिर के जब स्टेबल हुआ, तब जा करके, ठीक है, तब जा करके वो या तो हेड हुआ या टेल हुआ। जब तक वो हवा में था तब तक वो हेड और टेल एक साथ था। तो क्वांटम कंप्यूटर के प्रोसेसर्स जो दूसरा काम करते हैं कि वो एक ही साथ 0 और 1 दोनों को ले सकते हैं। एक कि वो 0 और 1 के बीच अनसर्टेनिटी लेकर के 0 और 1 के बीच के तमाम वेरिएशंस को लेते हैं, और दूसरा एक ही साथ 0 और 1 को एक लेकर के काम कर सकते हैं। 0 या 1 नहीं, 0 एंड 1 को लेकर के भी काम कर। तो क्वांटम कंप्यूटर का जो चिप होता है, किसी भी कंप्यूटर की जो जान होती है वो होती है उसका प्रोसेसर। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो बाइनरी बिट्स में काम नहीं करता, वो नॉन बाइनरी बिट्स में काम करता है। वो 0 और 1 के बीच के तमाम पॉसिबिलिटीज को ले सकता है, और 0 और 1 के बीच असंख्य पॉसिबिलिटीज हैं, असंख्य पॉसिबिलिटीज उनको वो ले सकता है। और इतना ही नहीं, वो 0 और 1 को एक साथ ले सकता है, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन, कि 0 1 पे बैठा पड़ा है, 1 0 पे बैठा पड़ा है, दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है, क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है, और ये ध्यान से सुनना, मैं एग्जैजरेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं साइंस का पर्सन हूं तो मैं 99% यूं ही नहीं फेंक देता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं 99% तो वो 99% के आसपास होगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं 99.99%, तो इसका मतलब है कि मैं मीन कर रहा हूं कि 99.99% की मैं बात कर रहा हूं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर अपने इन प्रोसेसर्स, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर
अपने इन प्रोसेसर्स के ये दो खास गुण, ठीक है। पहला कि वो बिट्स को 0 या 1 न देख करके 0 भी देख सकता है, 0.00000001 भी देख सकता है, कुछ और भी 0 लगा दो वो भी देख सकता है, कुछ कम 0 भी लगाओ वो भी देख सकता है। तो असंख्य पॉसिबिलिटीज में वो डेटा को तोड़ सकता है। उसके पास ये बंदिश नहीं है कि मैं डेटा को या तो 0 रखूं या 1 रखूं। और दूसरा क्या, वो 0 और 1 के तमाम कॉम्बिनेशंस को क्रिएट कर सकता है, 0 1 0 0 1 0 0, ऐसा भी कॉम्बिनेशन क्रिएट करके काम कर लेगा। जबकि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर 0 या 1, फिर अगला बिट आएगा, फिर 0 या 1, फिर अगला बिट आएगा। और क्वांटम कंप्यूटर का ये एक बिट है, क्वांटम कंप्यूटर का ये एक बिट है, ये एक बिट है। तो सोचो कि क्वांटम कंप्यूटर डेटा को कितने असंख्य रूप में, और असंख्य बोल रहा हूं तो असंख्य ही मानना, तो असंख्य रूप में डेटा को प्रोसेस करता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, चलो असंख्य रूप में आपने डेटा को प्रोसेस कर लिया, ऐसा शानदार प्रोसेसर बना लिया कि डेटा को असंख्य रूप से वो तोड़ करके और प्रोसेस कर सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, अब ध्यान से सुनना, आपस में बात मत करो, नहीं तो क्वांटम कंप्यूटिंग कभी नहीं समझ में आएगी और ये क्लास वीडियो में फिर देखते नजर आओगे और इंटरनेट पे जाओगे देखने के लिए, तो इससे 10 गुना ज़्यादा जटिल और इससे 10 गुना ज़्यादा सुपरफिशियल मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि क्वांटम कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर की जान होते हैं, अगर वो इतनी स्पेशल कैपेसिटी के साथ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को हैंडल कर सकते हैं, तो उनका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है ना, उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में कई बिलियन गुना ज़्यादा होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई बिलियन गुना ज़्यादा होती है। कई बिलियन का मतलब 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, कई बिलियन का मतलब 10 बिलियन गुना, तो 1000 करोड़ टाइम्स उस कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल, जिस कंप्यूटर से अभी मेरा स्ट्रीमिंग चल रहा है, जिस कंप्यूटर पे मैं आपके लिए नोट्स या प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, उससे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल। आप कहोगे कि सर सुपर कंप्यूटर फिर भी इससे लड़ाई कर लेगा, तो आपको एक अंदाज़ा दे दें कि सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में आज की डेट के जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं आपके पास, उनकी तुलना में, सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में हमारा क्वांटम कंप्यूटर कुछ 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, कुछ 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। व्हाट डज इट मीन, कि जो काम हमारा एक सुपर कंप्यूटर 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है, तो जो काम हमारा सुपर कंप्यूटर 10 मिलियन घंटों में करेगा, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वो हमारा क्वांटम कंप्यूटर 1 घंटे में करके फेंक देगा। दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। अब जो पहली जो मेंटल फीलिंग आती है इसको लेकर के, वो ये कि ठीक है, साइंस इसको डेवलप कर रहा होगा, हो जाएगा, जब होगा तो देख लेंगे। आज से 5 साल पहले लोग एआई के बारे में भी यही कहते थे, जब मैं क्लास लेता था तो सर डेवलप हो जाएगा। मैंने 2016 में बच्चों को बोला कि एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई है जिसका नाम है ओपन एआई, और सैम ऑल्टमैन है जो पहले वाई कॉम्बिनेटर में थे वगैरह वगैरह। बच्चों को लगा कि सर कहीं से न्यूज़पेपर में पढ़ लिए हैं, आकर के हमसे शेयर कर रहे हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं। 5 साल में वही सैम ऑल्टमैन की कंपनी, वही ओपन एआई ने एआई को उस तरह से लोगों की जुबान पे ला करके रख दिया जैसे कि 2020 के फरवरी में हर आदमी को कोविड समझ में आ रहा था, और 2020 के ही जून जुलाई आते ही हर आदमी को इम्यूनिटी समझ में आ गई, इम्यूनिटी बूस्टर समझ में आ गई और वैक्सीन समझ में आ गया, है ना। तो ये होता है इम्पैक्ट। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, जब इसके इतने पावरफुल नेचर की बात अगर हम करते हैं, तो
क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के जो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है, पहला इंस्टिंक्ट, वो पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ ये पावरफुल है और ये पावरफुल, ठीक है, साइंस डेवलप कर लेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइंस डेवलप कर नहीं लेगा, कर लिया है। और ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि आज की डेट के बड़े सारे स्टार्टअप भी क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के फील्ड में अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है IBM। IBM शुरुआत के दिनों में कंपनियों के लिए, बिजनेस हाउसेज के लिए, राइट, बिजनेस हाउसेज के लिए कंप्यूटर बनाती थी, इसीलिए IBM कंपनी का नाम IBM पड़ा। IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ये कंपनी का नाम था। तो ये IBM कंपनी काफी वक्त तक, अभी साइबर क्राइम पे आ रहे हैं, दीपक ने कहा, तो ये जो IBM कंपनी थी काफी वक्त तक मेन फ्रेम कंप्यूटर वगैरह बना के कंपनीज को देती थी, ठीक है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के फील्ड में भी आई, छोटे कंप्यूटर भी बना के लोगों को देने लगी। धीरे धीरे पर्सनल कंप्यूटर के फील्ड में बड़े सारे प्लेयर आ गए और IBM का जो एक डोमिनेंस था वो कम होता चला गया। धीरे धीरे ऐसा लगा कि IBM ने कंप्यूटर के फील्ड की बाजी हार दी है और आज की डेट में कंपनियों को भी जब कंप्यूटर की ज़रूरत होती है तो उनके पास कई ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि वो IBM से अपने बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को लें। लेकिन IBM ने ये समझा कि हम वो वाली रेस में तो पीछे छूट गए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का फील्ड अब तेजी से उभर रहा है, तो IBM ने बहुत जम के पैसे इन्वेस्ट किए और IBM आज के डेट में क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड का नंबर 1 प्लेयर है। कहाँ से ये कहानी अभी लिंक हो रही है हम आपको बताते जा रहे हैं। तो IBM आज की डेट में दुनिया की तमाम दूसरी कंपनियां मिल करके उन्होंने जितने क्वांटम कंप्यूटर बनाए हैं उसकी जो संख्या है वो है 105। तमाम कंपनियों ने मिलकर के जो कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं उनकी संख्या 105, उसमें से 90 क्वांटम कंप्यूटर IBM ने बनाए। IBM आज उस हालत में है कि वो क्वांटम कंप्यूटर्स का रिमोट एक्सेस स्टार्टअप्स को, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज को दे रहा है और वो क्वांटम कंप्यूटर यूज करने के पैसे IBM को दे रहे हैं। IBM उनके प्रेमाइस में जाके क्वांटम कंप्यूटर नहीं लगा रहा, लेकिन IBM अपने प्रेमाइस में क्वांटम कंप्यूटर रख करके रिमोटली क्वांटम कंप्यूटर से कनेक्ट करके और कंप्यूटिंग करने की सुविधा ऑलरेडी फॉर अ हाई पेमेंट वो दे रहा है। लेकिन जिन कंपनीज को क्वांटम कंप्यूटर पे अपने रिसर्च करने हैं वो कंपनीज आराम से पैसे पे करें और कर सकते। तो क्वांटम कंप्यूटर अब ये हकीकत बन गया। मेरा क्या बेसिस था ये कहने का कि क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से कुछ 1 बिलियन गुना और हमारे सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर के तुलना में कई मिलियन गुना ज्यादा पावरफुल है, ये कहने का क्या रीजन था। तो दिसंबर 2022 की बात है, चाइना के कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, दिसंबर 2022 मतलब एग्जैक्टली 1 साल की बात अब हो गई है, दिसंबर आने ही वाला है। तो दिसंबर 2022 में चाइना के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर के एक एन्क्रिप्शन को ब्रेक करने की कोशिश की। एन्क्रिप्शन हम कंप्यूटर में क्यों करते हैं? सो दैट कि जो डेटा हमारे कंप्यूटर से कहीं जा रहा है, किसी इंटरनेट के सर्वर पे जा रहा है या किसी दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है, तो बीच में कोई उस डेटा को चुरा न ले, तो इसके लिए डेटा एन्क्रिप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप कई सारे वेबसाइट पे आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक अगर आप रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, नहीं तो UPI से पे कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो डेटा का एन्क्रिप्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डेटा की बहुत ज़्यादा चोरी होगी। तो मिलिट्री के कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, मिलिट्री के कम्युनिकेशन में RSA एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, RSA, ठीक है। तो ये RSA नाम उन साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने ये एन्क्रिप्शन का एल्गोरिदम डेवलप किया। तो RSA एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में
RSA एन्क्रिप्शन लगता है, कोई भी सेंसिटिव डेटा होता है तो RSA एन्क्रिप्शन लगता है ना। कोई भी सिक्योर डेटा होता है बैंकिंग वगैरह में तो वहाँ पे RSA एन्क्रिप्शन ही काम करता है ताकि वो काफ़ी सिक्योर रहे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो चाइना के साइंटिस्ट ने 400 क्यूबिट से कम कैपेसिटी, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल बिट पे काम नहीं करते, उनको हम कहते हैं क्वांटम बिट्स या क्यूबिट। नॉर्मल बिट 0 या 1 है, ये हो गया हमारा बिट, ये हो गया क्यूबिट, ये सब हो गया आपका क्यूबिट। और ऐसे हजारों लाखों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं तरह तरह के क्यूबिट की। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 400 क्यूबिट से कम क्षमता वाली क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, 400 से कम क्षमता वाले का। ओके, और उन्होंने RSA एन्क्रिप्शन को 1.5 घंटे में ब्रेक कर लिया। क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इन्होंने RSA एन्क्रिप्शन को 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में ब्रेक कर लिया। अब आप जिस RSA के भरोसे आप दुनिया के तमाम सेंसिटिव डेटा यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, हो सकता है कि आप कहीं के प्राइम मिनिस्टर हों और आप किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ सेंसिटिव डेटा शेयर कर रहे हो, मुमकिन है कि इसरो नासा के साथ डेटा शेयर कर रहा हो, राइट, और सब लोग इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि RSA एन्क्रिप्शन लगा के भेज रहे हैं, रास्ते में इस डेटा का कुछ नहीं होगा। 1.5 घंटे में ब्रेक कर लिया। RSA को लेकर के एस्टिमेशन क्या था कि नॉर्मल कंप्यूटर को कई बिलियन साल लगेंगे, कई 100 करोड़ साल लगेंगे, और सुपर कंप्यूटर को कई मिलियन ईयर्स लगेंगे, मतलब कई 10 लाख साल लगेंगे। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो जिस चीज को एक सुपर कंप्यूटर कई 10 लाख साल में ब्रेक करेगा, मान लो 50 लाख साल में ब्रेक करे, 50 लाख साल, ठीक है, या 60 लाख साल सुपर कंप्यूटर के लिए, और हमारे आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है, वो कई 100 करोड़ साल, 200 करोड़ साल, 300 करोड़ साल लगेंगे। ऐसा मामला था जिस RSA एन्क्रिप्शन का, उसको 1.5 घंटे में ब्रेक कर लिया 400 क्यूबिट से कम में। और IBM की कहानी क्यों बता रहे थे? क्योंकि IBM ने 440 क्यूबिट का कंप्यूटर ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, और IBM कॉन्फिडेंट है कि अभी 600 क्यूबिट तो हम 2023 खत्म होते होते टच कर देंगे, और 600 क्यूबिट वाले जब हमारे पास प्रोसेसर हो जाएंगे तो हम ऐसी टेक्निक भी डेवलप कर लेंगे कि 600 क्यूबिट वाले प्रोसेसर को कनेक्ट करके 2400 क्यूबिट, ठीक है, 600 क्यूबिट वाले 4 को लेकर के 2400 क्यूबिट कैपेसिटी का सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर हम 2025 तक डेवलप कर लेंगे। अब आप सोचें कि आपके पासवर्ड्स का क्या होने जा रहा है, आपकी बैंकिंग का क्या होने जा रहा है, आपके ईमेल का क्या होने जा रहा है। ये जो गूगल भर भर के हमारे डेटा को लेते जा रहा है, गूगल जो भर भर के हमारे डेटा को लेते, गूगल को पता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ, राइट। मेरे एप्पल के सर्वर को पता है कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इनके डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, और डिजिटल असिस्टेंट जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, उसको लाइसेंस मिल गया है आपकी हर बात को सुनने का, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि आप कब, अगर गूगल असिस्टेंट है तो आप कब उसको हे सीरी बोलेंगे, ठीक है, अगर नहीं एप्पल असिस्टेंट है तो हे सीरी कब बोलेंगे, और वो वेट कर रहा है, राइट। गूगल असिस्टेंट है कि हे गूगल कब बोलेंगे, हे गूगल बोल के मैं कुछ मर्जी पूछ लूँ, आज का मौसम कैसा है वगैरह वगैरह, आज छुट्टी है क्या है वगैरह। तो कैन यू इमेजिन कि गूगल जो हमारे जाने बगैर इतना डेटा हर मिनट हमसे कंपाइल कर रहा है, जो डेटा हम फेसबुक को दे रहे हैं, जो डेटा एप्पल ले रहा है, तो आज आपको ये पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि ये डेटा तो महासेफ है, ये डेटा को तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। ये लोग तो भयंकर एन्क्रिप्शन वगैरह लगा के रखते हैं, ठीक है, ये
उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट देने लग जाएंगे। जैसे इनको खबर मिलेगी कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस वाला एडवर्टीजमेंट हमें चला देंगे, तो थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी कह लो कि चिढ़ मचेगी, लेकिन इतना ही ना। लेकिन अगर आपका ये डेटा जिस एनक्रिप्शन के भरोसे आप सोचते कि अच्छा गूगल 10 ऐड ही तो दिखा देगा, क्या कर लेगा, और जिस दिन ये डेटा किसी और के हाथ में पड़ गया, क्या होगा? आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड वो कहाँ गया, बल्कि आपके पूरे बैंक का जो सिस्टम है, आप कंज्यूमर लेवल तो छोड़ दीजिए, पूरे बैंक का जो सिस्टम है वो आरएसए पे बेस्ड होता है। वो एक एक करके दुनिया के बैंक को कोलैप्स करा दोगे। और जिस दिन, अब सुनो मेरी बात, जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर की शादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो गई, और वो भी कौन वाले इंटेलिजेंस से, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शादी हो गई क्वांटम कंप्यूटर्स की, उस दिन आप सोचो कि डिजिटली उस कंट्री का दुनिया में कोई भी मुकाबला कर पाएगा क्या? आपने कभी सोचा कि धीरे धीरे सिस्टमैटिकली कैसे अमेरिका जो है क्वालकॉम के प्रोसेसर पे अपनी डिपेंडेंस कम करता जा रहा है? आज की डेट में अमेरिका में क्वालकॉम के प्रोसेसर सिर्फ मोबाइल्स में लगते हैं, और वो मोबाइल्स आपके और हमारे हाथ में होते हैं, तो हमारा ही डेटा जा रहा है चाइना ना। लेकिन जब सुपर कंप्यूटर्स की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, क्रिप्टोग्राफी की बात आती है, तो एनवीडिया अमेरिकन कंपनी है, जो ग्राफिक चिप बनाने वाली कंपनी आज की डेट में वो ऐसी ऐसी ग्राफिक चिप बना रहा है, ऐसी ऐसी ग्राफिक चिप बना रहा है कि उसका इस्तेमाल एआई में इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेमाल ब्लॉकचेन को मेंटेन करने में हो रहा है। तो अमेरिका ने हार्डवेयर के लेवल पे अपने आप को एक तरह से रेडी कर लिया कि हमारे पास जो कटिंग एज वाले जो प्रोसेसर हैं वो हमारे कंट्री में बनेंगे। ठीक है, क्वांटम के प्रोसेसर में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर स्वयं आईबीएम है। आईबीएम किसी से प्रोसेसर नहीं खरीद रहा है, उसने काम ही किया है क्वांटम कंप्यूटर्स के प्रोसेसर पर। और जब प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी आपने ब्रेक कर ली तो बनाओ जितने मर्जी बनाना है। सर आप डरा देते हैं, डरा नहीं दे रहे बाबू, ये समझो कि मैं हकीकत बता रहा हूं जो किताबों में छुपा दी जाती है, जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छुपा दी जाती है, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई कंट्री आज से 20 साल आगे का फ्यूचर देख रहा है। ठीक है, कैसे कोई कंट्री आज से 20 साल आगे का फ्यूचर देख रहा है कि आगे की लड़ाइयाँ बंदूक और गोले बारूद से नहीं लड़ी जाएगी। आज की डेट में भी इंडिया पे चाइना जम के साइबर अटैक करता है, आज के डेट में भी ईरान पे अमेरिका जम करके साइबर अटैक करता है, रशिया अमेरिका पे साइबर अटैक करता रहता है, अमेरिका रशिया पे साइबर अटैक करते रहता है। चीन और अमेरिका एक दूसरे पर साइबर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो दोनों समझते हैं कि अगर चीन को नाराज किया तो ये भयंकर साइबर अटैक कर देगा, और चीन भी समझता है कि अगर अमेरिका को गुस्सा दिला दिया तो ये भयंकर साइबर अटैक करा देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को छेड़ने से परहेज रखते हैं, लेकिन बाकी किसी को छेड़ने में कोई परहेज नहीं रखते। जब तक दोस्ती है तब तक कोई इस तरह की बात नहीं, और जैसे ही दोस्ती टूटी तो साइबर अटैक शुरू। साइबर अटैक को आप अब क्वांटम कंप्यूटर और एआई के दायरे में रख करके देखो, फिर देखो कि दुनिया में क्या ही साइबर सिक्योर बचा रहे। अगर आपके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपके पास कुछ भी नहीं है जिसको चुराया नहीं जा सकता। सिंपल है। अगर कंप्यूटर है, जिंदगी में कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किए हो तो थोड़ी सी संभावना है, वो भी पुराने जनरेशन के प्रोसेसर। नए जनरेशन के ऐसे ऐसे प्रोसेसर हैं, राइट, वो भी कहानी सुन लो। नए जनरेशन के ऐसे ऐसे प्रोसेसर हैं, आप नहीं कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, वो खुद से अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेगा। उसके पास ऐसे एल्गोरिदम हैं कि वो नेटवर्क पासवर्ड वगैरह का वेट नहीं करेगा। आप लगा लो पासवर्ड, वो उसके लिए मजाक है। वो पासवर्ड्स प्रोसेसर खुद से इंटरनेट से कनेक्ट कर लेगा और वो बहुत सारी डेटा चाइनीज सर्वर्स को देते रहेगा।
ऐसा क्या रीजन है, ठीक है, ऐसा क्या सबब है कि पूरे अमेरिका में हुआवी मोबाइल या उनके 5G के जो रिसीवर्स वगैरह हैं, ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं, वो बैन है। इंडिया में भी हुआवी मोबाइल और हुआवी के 5G के ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल न के बराबर हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत क्लियरली बोला हुआ है एयरटेल को, जियो इन्फोकॉम को, सबको कि भाई आप 5G के लिए चाइनीज हार्डवेयर को खरीदना बंद कीजिए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो क्वांटम कंप्यूटर का मामला ये है कि उनके प्रोसेसर बिट्स नहीं क्यूबिट्स यूज करते हैं, और क्यूबिट एक ही समय में दो स्टेट की पॉसिबिलिटी को भी मानता है और एक ही समय में दो स्टेट के बीच की तमाम पॉसिबिलिटीज को भी देखता है। इस तरह से एक प्रॉब्लम को कई छोटे 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 हिस्सों में ब्रेक करके वो सॉल्व कर सकता है, जिससे कि उसकी स्पीड नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में कुछ 1 बिलियन टाइम्स बढ़ जाती है और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कई 1 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो दुनिया के फास्टेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर, और ये साइंटिफिक फिक्शन नहीं, ये हकीकत है। IBM के इतने सारे कंप्यूटर मैंने बता ही दिए। तो ये अब इसका इस्तेमाल उन्हीं 7 एरियाज में होगा, सबसे ज्यादा उन्हीं 7 एरियाज में सबसे ज्यादा होगा जहां पे आज की डेट में सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होने वाले हैं। तो एफिशिएंसी, स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी साइंटिफिक रिसर्चेज की, स्पेस रिसर्चेज की, और दुनिया में जिसके पास भी क्वांटम कंप्यूटिंग की कैपेसिटी होगी और जो डोमिनेट कर रहा होगा, उसको रोकना नामुमकिन, उसको पूरी तरह से रोकना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं, क्योंकि वो क्वांटम कंप्यूटिंग से एनर्जी के उन सोर्सेज को डेवलप कर लेंगे जिस पे अभी हमें वक्त लग जाए। तो इंडिया को भी क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में स्टेप्स ले लेने चाहिए, और ये वो टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका से जितनी मर्जी दोस्ती कर लो, कोई अपने क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे देगा, कोई भी नहीं। आपको क्वांटम कंप्यूटर यूज करने को दे देगा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी दे दे ना। तो क्वांटम कंप्यूटर के अपने नुकसान हैं, जिसका एक मैंने ग्लिम्स दे ही दिया। एप्लीकेशन, सिंपली इमेजिन करो कि सुपर कंप्यूटर विच इज मिलियन टाइम फास्टर। तो सुपर कंप्यूटर का जितने काम के लिए यूज कर रहे हो, उतने काम के लिए आप आगे भी यूज कर सकते हो। तो अब क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में अपने आप को सेफ कैसे रखा जाए? एक ही तरीका है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जितने सेंसिटिव डेटा को हैंडल करने वाले इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पास क्वांटम कंप्यूटर्स पहले से होने चाहिए, और क्वांटम कंप्यूटर्स किसको बेचे जा रहे हैं उस पर भी एक नियंत्रण होना चाहिए। जस्ट द वे कि मिसाइल कोई किसी को नहीं बेच देता, जस्ट द वे कि आर्म्स कोई किसी को नहीं बेच देता, फाइटर जेट कोई किसी को नहीं बेच देता, उसके पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। मान लो कि फ्रेंच कंपनी है दसाल्ट, जो राफेल जेट बना रही है, तो क्या वो ऑटोनोमसली दसॉल्ट जो है वो इंडिया को राफेल जेट बेच सकती थी? बिल्कुल नहीं। फ्रेंच गवर्नमेंट की अनुमति से वो बेच पाई। इसी तरह से इंडिया जब अमेरिका से कुछ आर्म्स खरीदता है, तो वो आर्म्स बन रहे होते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर के पास। अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना रही होती है अपने फैक्ट्रीज में, बन रही होती है किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास। लेकिन क्या वो कंपनी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है बेचने के लिए? नहीं, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी, और उसके पहले ये जरूरी है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हो, जहाँ पे एक आर्म्स की खरीदारी पर सहमति बनी हो, तभी वो बेचा जा सकता है। तो इसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर कौन बना रहा है, किसको बेच रहा है, जब तक उस पर आप नियंत्रण नहीं करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग मिक्स्ड विद AI कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। फिर बात वहीं आ जाती है माचिस वाली। साइंस का काम था माचिस बना देना, अब उस माचिस से आप चूल्हे को जलाते हैं या घर को जलाते हैं, ये आपके ऊपर है, साइंस का वहां पे कोई लेना देना। तो ऑन दैट नोट, क्वांटम कंप्यूटर की कहानी तो आप पूरी समझ गए, लिखने का काम कल करेंगे।
ठीक है, तो ये था क्वांटम कंप्यूटर, छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्यूबिट, खास तरह के बने हुए प्रोसेसर, मिलियन से बिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल, वो सारे काम जो सुपर कंप्यूटर्स कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर मिलियन टाइम्स बेहतर कर पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स के लिए ये जरूरी है कि जस्ट लाइक वेपन्स, क्वांटम कंप्यूटर के खरीद फरोख्त पर और उसके मैन्युफैक्चर पे नियंत्रण होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय संधि होनी चाहिए। अगर कोई कंट्री कोऑपरेट नहीं करता है तो वो अपनी बर्बादी के रास्ते खोल रहा है। गुड बाय एवरीवन, ठीक है, ऑन दैट नोट। अब कल हम लोग मिलेंगे, थोड़ा लिखने का काम करेंगे, और कल ब्लॉकचेन, क्रिप्टो वगैरह वगैरह देखेंगे। ऑल राइट, सो गुड बाय। अब आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, रिवाइज करिए। आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय।